नमस्कार। आज हम भारतीय व्यापार और अर्थव्यवस्था में जो कुछ हाल में दिलचस्प गतिविधियां हुई हैं, उन पर थोड़ी गहराई से नजर डालते हैं। बिल्कुल। रक्षा उत्पादन से लेकर हम ऊर्जा परियोजनाएं, शेयर बाजार की हलचल और फिर नई तकनीकी पहले भी हैं। कई क्षेत्रों में बहुत कुछ हो रहा है। आज हम इन्हीं सब सूत्रों से मुख्य बातें समझेंगे और देखेंगे कि भाई इसका मतलब क्या है। हाँ, कोशिश करते हैं समझने की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रक्षा क्षेत्र से आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम कदम लगता है ये भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल। हाँ। और डीआरडीओ की एक लैब है डीएमआरएल, उनके बीच एक तकनीक हस्तांतरण समझौता हुआ है। हाँ, ये समझौता दरअसल फ्यूज्ड सिलिका आधारित रडार डोम बनाने के लिए है। ये मिसाइल गाइडेंस सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। अच्छा। तो डीएमआरएल से ये तकनीक मिलने के बाद अब बीएचईएल इन जरूरी घटकों का उत्पादन देश में ही कर सकेगा। तो जाहिर है इससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और ये आत्मनिर्भर भारत पहल के लिए काफी मायने रखता है। बिल्कुल बिल्कुल। रक्षा के साथ साथ अगर देखें तो ऊर्जा क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर काम हो रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल। गुजरात में जीआईपीसीएल को वालिया में 750 मेगावाट के लिग्नाइट आधारित पावर प्लांट के लिए मंजूरी मिली है। और उधर मध्य प्रदेश में टॉरेंट पावर करीब 22,000 करोड़ के भारी निवेश से 1600 मेगावाट का अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कोयला आधारित पावर प्लांट लगा रहा है। ये तो बहुत बड़ा निवेश है। हाँ, बहुत बड़ा। और साथ ही अडानी पावर को भी मध्य प्रदेश में 800 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट का ठेका मिला है। तो ये जो परियोजनाएं हैं, ये एक तरह से भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और जो हमारे स्थानीय संसाधन हैं, जैसे कोयला, उनका इस्तेमाल करने की रणनीति का हिस्सा है। अच्छा। और ये टॉरेंट पावर वाला प्लांट जो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक पर है, मतलब कोयले से बिजली बनाने की एक ज्यादा कुशल और कम प्रदूषण वाली तकनीक। हाँ, एफिशिएंसी बेहतर होगी। बिल्कुल। तो इससे उम्मीद है कि निर्माण के दौरान कोई 8,000 से 10,000 और फिर संचालन के दौरान लगभग 1,500 रोजगार पैदा होंगे। और ये भारत के 2032 तक जो 80 गीगावाट अतिरिक्त कोयला आधारित क्षमता जोड़ने का लक्ष्य है, उससे भी जोड़ता है। लेकिन इसी ऊर्जा क्षेत्र में E20 ईंधन को लेकर कुछ चिंताएं भी हैं। मतलब 20% इथेनॉल मिश्रण वाला पेट्रोल। हाँ है। तो मिली जुली प्रतिक्रियाएं कह सकते हैं। खासकर जो पुराने वाहन हैं उन पर इसके असर और ईंधन दक्षता में, मतलब माइलेज में शायद 2-5% तक की कमी, इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। अच्छा। वैसे इसी बीच ओएनजीसी समूह की जो रिफाइनरियां हैं वो कह रहे हैं कि भाई अगर सस्ता मिलता रहा तो वे रूसी तेल खरीदना जारी रखेंगी। तो ये वैश्विक ऊर्जा बाजार की अपनी जटिलताएं हैं। सही है। अच्छा, अब बाजार का रुख करते हैं। अगस्त में हमने देखा निफ्टी और सेंसेक्स में गिरावट आई। क्या वो अमेरिकी टैरिफ चिंताएं और वैश्विक अस्थिरता ही मुख्य कारण रहे? हाँ, मोटे तौर पे तो वही थे। वैश्विक व्यापार तनाव और कुछ कंपनियों की, कह सकते हैं, थोड़ी कमजोर आय ने बाजार पर दबाव डाला। निफ्टी अगस्त में 1.38% गिरा और बीएसई 500 इंडेक्स भी लगभग 2% नीचे आया। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास भी है। इसी दौरान जो पहली तिमाही यानी Q1 के जीडीपी आंकड़े आए, वो उम्मीद से कहीं बेहतर 7.8% रहे। हाँ, ये तो काफी अच्छा आंकड़ा था। बिल्कुल। पिछले 5 तिमाहियों में सबसे ज्यादा। एसबीआई की एक रिपोर्ट ने तो इसे अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ने की जो बातें चल रही थी, उसका एक तरह से जवाब बताया। तो एक तरफ मजबूत घरेलू विकास दिख रहा है, दूसरी तरफ बाजार वैश्विक संकेतों से थोड़ा प्रभावित है। अब बाजार की नजरें आगे संभावित जीएसटी दर युक्तिकरण पर भी टिकी हुई हैं। देखना होगा उस पर क्या होता है। सही कहा। अच्छा, तकनीक की बात करें तो इलेक्ट्रिक वाहन ईवी क्षेत्र में काफी गहमा-गहमी आजकल। हाँ, बहुत तेजी है। एथर एनर्जी ने नया ईवी प्लेटफॉर्म और एथरस्टैक 7.0 पेश किया है, लेकिन उनके सीईओ ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मतलब पीएलआई नीति की आलोचना भी की है। हाँ, ये दिलचस्प है। और दूसरी तरफ ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में अगस्त में 31% की जबरदस्त तेजी आई। हाँ, ये दिखाता है कि ईवी कंपनियां कितनी तेजी से इनोवेशन कर रही हैं और सरकारी नीतियां जैसे पीएलआई उन्हें कैसे प्रभावित कर रही हैं। कभी सकारात्मक रूप से, जैसा ओला के मामले में दिख रहा है, उन्हें पीएलआई सर्टिफिकेशन मिला और निवेशकों की रुचि बढ़ी। तो कभी आलोचनात्मक नजरिए से भी देखा जा रहा है, जैसा एथर के सीईओ की टिप्पणी से लगता है। वैसे एथर का मार्केट शेयर बढ़कर 17% होना, खासकर दक्षिण भारत और गुजरात में, ये उनकी तकनीकी पकड़ को तो दिखाता ही है। और ओला का प्रॉफिट में आना? हाँ, ओला का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आना पिछली कुछ दिक्कतों के बाद ये निवेशकों के लिए एक अहम और सकारात्मक संकेत है। बिल्कुल।
ईवी के अलावा विनिर्माण और कॉर्पोरेट जगत में और क्या चल रहा है? लगता है कई कंपनियां सक्रिय हैं। हाँ जी, कई अहम गतिविधियां हैं। मेक इन इंडिया पर जोर तो साफ दिख रहा है। जैसे ऑप्टिमिस इंफ्राकॉम ने नोएडा में भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट शुरू किया है। अच्छा। और पीजे इलेक्ट्रोप्लास्ट की सहायक कंपनी भी महाराष्ट्र में 1000 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। साथ ही जो एडवांस्ड मटेरियल्स हैं उनमें भी निवेश हो रहा है। ग्रेफाइट इंडिया महाराष्ट्र में सिंथेटिक ग्रेफाइट एनोड परियोजना पर काम कर रही है। ग्रेफाइट एनोड ये बैटरी के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ बिल्कुल, ईवी बैटरी के लिए। और TACC लिमिटेड ने ग्राफीन के व्यावसायीकरण के लिए सीलोन ग्राफीन टेक्नोलॉजीज के साथ साझेदारी की है। ग्राफीन भी एक बहुत ही एडवांस मटेरियल है। और बड़े कॉर्पोरेट घरानों में क्या हलचल है? रिलायंस की बात करें तो वो अपने उपभोक्ता उत्पाद व्यवसाय का पुनर्गठन कर रहे हैं और उनका लक्ष्य है 2027 के अंत तक इब्रिडा यानी कंपनी की जो परिचालन आय का एक पैमाना है उसे 2 गुना करना। 2 गुना? हाँ। और जियो IPO की भी जोरदार चर्चा है जो शायद 2026 की पहली छमाही में आ सकता है और जिसका मूल्यांकन $100 बिलियन से ज्यादा हो सकता है। इससे टैरिफ बढ़ने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। 100 बिलियन, वो तो बहुत बड़ा होगा। बिल्कुल। वहीं अपोलो टायर्स ने 3016 करोड़ का एक बड़ा उत्पाद शुल्क विवाद जीता है। ये कॉर्पोरेट जगत के लिए कानूनी जीत है। और एक और दिलचस्प मामला इंडसइंड बैंक का है, जहां शेयरधारकों ने बोर्ड नॉमिनी प्रस्ताव को खारिज कर दिया लेकिन नए CEO की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक उदाहरण है। हाँ, ये दिलचस्प है। और अंत में इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक छोटी सी अपडेट। जी, जापान 2030 तक मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना के लिए अपनी उन्नत E10 शिंकानसेन बुलेट ट्रेनें देगा। अच्छा, शिंकानसेन ट्रेनें। हाँ। और दिल्ली में लोक निर्माण विभाग यानी PWD सरकारी जमीन का निजी भागीदारी मॉडल के तहत पुनर्विकास करने की योजना बना रहा है। ठीक है, तो हमने देखा कि कैसे रक्षा, ऊर्जा, बाजार, विनिर्माण, ईवी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अलग अलग क्षेत्रों में बहुत कुछ हो रहा है। बाजार की अस्थिरता या E20 ईंधन जैसी कुछ चुनौतियां जरूर हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन साथ ही विकास, नवाचार और खासकर घरेलू क्षमताओं को बढ़ाने पर जोर साफ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। निष्कर्ष यही निकलता है कि जहां GDP वृद्धि और नई परियोजनाएं जैसी चीजें सकारात्मक संकेत दे रही हैं, वहीं बाजार में वैश्विक चिंताएं भी हावी हैं। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ी तस्वीर उभरती है। भारत अपनी घरेलू क्षमताओं को मजबूत करने पर बहुत ध्यान केंद्रित कर रहा है, चाहे वो रक्षा हो, एडवांस्ड मटेरियल्स हो या फिर ऊर्जा। अब सोचने वाली बात यह है कि ये सभी विकास जो एक साथ हो रहे हैं, इनका लंबी अवधि में भारत की वैश्विक आर्थिक स्थिति और उसकी जो प्रतिस्पर्धात्मकता है, उस पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है भविष्य के लिए।